टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तोताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी की मोहताज नहीं होते। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं दर्पण न्यूज़ नेटवर्क का खास प्रोग्राम सफल योद्धा। सफल योद्धा की इस खास एपिसोड में हम मिलवाएंगे एक ऐसे अभ्यर्थी से जो बिहार के रहने वाले हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके गांव से हुई। इन्होंने दिल्ली में अपना स्नातक व परस्नातक की पढ़ाई की और हिंदी भाषा में हिंदी राजभाषा की बैंक में भर्ती आई और इन्होंने अपनी मेहनत व ईमानदारी से उसमें सफलता प्राप्त की। जहां गांव के बच्चों में ये धारणा समाहित है कि बड़े शहरों जैसे दिल्ली, इलाहाबाद, बनारस में ही जाकर तैयारी संभव है, वहीं शुभम राय जी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गोरखपुर में ही रह के अथक प्रयास व दृढ़ निश्चय के साथ अपनी सफलता प्राप्त की। शुभम जी, ये बताएं, जैसे राज्य भाषा अधिकारी का जो भी पोस्ट है, इसके बारे में बहुत कम ही लोगों को जानकारी होती है। इसके बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिली? जी, जैसे मैंने अपना पीजी जब कंप्लीट कर लिया 2020 में, तो मैं भाषा शिक्षण चैनल से जुड़ा, यूट्यूब से मुझे जानकारी मिली। साथ ही धीरे धीरे मुझे इनके व्हाट्सएप ग्रुप और जो ऑनलाइन क्लासेस चलती थी उसके बारे में पता चला, और साथ में मुझे राजेश सर, विनय सर का कांटेक्ट मिला। उन लोगों के द्वारा पता चला कि राजभाषा अधिकारी का पोस्ट होता है जो कि हमारी जो एलिजिबिलिटी है उससे मैच करता है, और इस मतलब बीए और एमए करने के बाद भी हम लोग एक अच्छे अधिकारी बन सकते हैं। जी सर, उन्हीं से हमको पता चला सर ये। मतलब जो लड़के हैं गांव के, जो बीए एमए करते हैं और लोग उनको नखादा समझते हैं, उनके लिए ये जो पोस्ट है एक तरह से खुद को साबित करने वाला पोस्ट है। जी, कह सकते हैं, क्योंकि हमारा रुझान आईएएस बनने का भी है, तो वहाँ भी हमें देखना पड़ता है कि आर्ट्स के ही मुख्य विषय होते हैं। तो इस वजह से ये था कि ये सब्जेक्ट मैंने लिया, आर्ट्स में मैं आया। लेकिन हाँ, ये है कि जो गांव के लोग जो समझते हैं कि जो बीए कर रहा है, एमए कर रहा है, वो ऐसे ही जस्ट ग्रेजुएशन और पीजी के तौर पे है, तो उनके पास वाकई में एक अवसर है। उनको इस बारे में जानकारी शायद ना हो, अगर थोड़े वो जागरूक हों, आसपास के लोगों से पता करें, तो उनके पास ये मौका है, बेहतर अवसर है अपने आप को साबित करने का सर। राजभाषा अधिकारी में जो सिलेबस है उसके बारे में आप हमें बताएंगे? जी जी, राजभाषा अधिकारी मुख्य तौर पर जैसे आईबीपीएस इसका एग्ज़ाम लेती है, और भी कई संस्थान हैं जैसे नाबार्ड है, आरबीआई में भी इसका पोस्ट है। कई जगह कई ऐसे संस्थान हैं जहाँ पे राजभाषा अधिकारी की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें जैसे मैंने अभी आईबीपीएस का एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो उसके बारे में बात करूँ तो उसका ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है। उसमें इंग्लिश होता है, रीजनिंग होता है और जनरल अवेयरनेस होता है। साथ ही अगर मुख्य परीक्षा की इसके बात करें तो मेंस में 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। साथ ही 2 पैसेज होते हैं जिन्हें हमें ट्रांसलेट करना होता है, ये भी ऑनलाइन ही करना होता है हमें। और इसके साथ साथ इसमें एक साक्षात्कार होता है, इसका इंटरव्यू भी लगभग 20 नंबर का होता है सर इसमें। चूँकि आप गांव से जुड़े हुए हैं, तो आपको ये पता होगा कि जो गांव के बच्चे होते हैं उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होती है। तो आप जो इंग्लिश की तैयारी किए, उसको किस तरीके से अच्छे तरीके से कर पाए? जी, गांव के अगर बच्चों की बात करें तो वाकई में उनके लिए इंग्लिश एक चैलेंजिंग हो जाता है। और मेरा मतलब अपनी बात करूं तो बैकग्राउंड मेरा इंग्लिश मीडियम रहा 12th तक, तो मैं थोड़ा रूबरू था चीज़ों से। लेकिन हाँ, अगर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की बात करें तो थोड़ा चैलेंजिंग तो होता है। इसके लिए भाषा शिक्षण के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनके लिए, राजेश सर का खासकर, जिन्होंने मुझे समय समय पर गाइड किया कि कैसे किस सेक्शन को कैसे कवर करना है। राजभाषा अधिकारी के पद तक पहुंचने से पहले जो आपकी स्कूलिंग रही है और जो जिन जिन संघर्षों को आपने फेस किया है, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे, किस तरीके से बताएंगे? जी, अगर शुरुआती शिक्षा की बात करें तो मतलब बचपन में तो मुझे गांव में भी पढ़ना पड़ा, जिस स्कूल का नाम सरस्वती ज्ञान मंदिर है, वो आज भी स्कूल है। उनके प्रधानाचार्य शिवकरण सिंह हैं, वो मेरे साथ आज भी संपर्क में हैं। और उसके बाद मेरी स्कूलिंग गोरखपुर से हुई है, क्लास 12 तक की, सेक्रेड हार्ट इंटर कॉलेज। और
संघर्षों की बात करें तो हाँ, इसके बाद 12th करने के बाद बहुत कन्फ्यूजन था मेरे इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से होने के बाद भी, और मैथ साइंस मेरा स्ट्रीम भी रहा था। उसके बाद मेरे सारे जो मित्र थे वो बीटेक करने या फिर कुछ जो बायो बैकग्राउंड से थे वो एमबीबीएस करने की तैयारी में चाहे करने लगे, वो किसी कॉलेज में एडमिशन लेके। लेकिन मैं तब तक कंफ्यूज था कि मुझे आगे करना क्या है, क्योंकि मेरी फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऐसी नहीं थी कि मैं किसी प्राइवेट संस्था से कभी बीटेक कर पाऊँ। तो लेकिन हाँ, घर वालों ने सपोर्ट किया कि हाँ, करना चाहो तो कर सकते हो। तो एक मुझे दाखिला भी मिला था आईएमएस गाज़ियाबाद, एक कॉलेज है उसमें बीटेक में। लेकिन अंदर से ऐसी फीलिंग नहीं आई कि हाँ, मतलब इतना घर वालों को परेशान करके फिर इतना पैसा लगा के मैं पढ़ाई कर पाऊँ। मैं मेंटली उस चीज़ के लिए तैयार नहीं था। तो वो एडमिशन लेने के बाद भी जब फर्स्ट डे था मेरे कॉलेज का, मैं अपना एडमिशन कैंसिल करा लिया, और बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद जो थोड़े बहुत जो फ़ीस जमा थे, थोड़े बहुत मिले, थोड़े बहुत कटे, उसका तो कोई मतलब नहीं था। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया हिंदी ऑनर्स में, और फिर वहीं से मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी सर। काफ़ी लंबा समय भी लग गया उस तैयारी में। फिर मुझे इसके बारे में जानकारी लगी, इस पोस्ट के बारे में, तो सर इसके लिए मैं तैयारी किया। और मतलब ये था कि हाँ, समय की आवश्यकता ऐसी थी कि अब रोज़गार चाहिए ही चाहिए। तो सर 3 साढ़े 3 महीने में ये तैयारी में मुझे ये सर रोज़गार मिला भी सर। जैसे आपने बताया कि जो आपकी बेसिक शिक्षा दीक्षा हुई है वो इंग्लिश मीडियम से हुई है और आपका स्ट्रीम साइंस था, साइंस बैकग्राउंड के आप स्टूडेंट हैं। तो साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट एक ऐसा स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है और वो हिंदी में बीए ऑनर्स कर रहा है, कितनी दिक्कतें हुई? दिक्कतें सर, दिक्कतें भी हुई, बहुत कुछ, बहुत लोगों से सुनना भी पड़ा कि जहाँ सारे मेरे साथ के लोग इंजीनियर बन रहे हैं, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और वहाँ मैं इतने पैसे लगा के 12th तक इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल से पढ़ने के बाद मैं एक सिंपल बीए करने जा रहा हूँ। ये बात तो सर मेरे परिवार वालों को भी रास नहीं आई। लेकिन कैसे तैसे मैं समझाया कि नहीं, जहाँ मुझे जाना है आर्ट्स के ही सब्जेक्ट मेरे काम आएंगे। और मुझे हाँ, आज थोड़ा अपने ऊपर प्राउड है कि हाँ, मैं वो कर दिखाया कि हाँ, आप बीए करने के बाद भी आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो सर ये है कि हाँ, थोड़ा-सा है इस चीज़ का कि आप सिंपल डिग्री मायने नहीं रखती है। हर फील्ड में रोज़गार है, हर फील्ड में आप उस ऊँचाई तक पहुँच सकते हैं। तो सर ऐसा था, चैलेंजिंग था मेरे लिए वो चीज़ फेस करना सर। क्या-क्या लोग कहते थे उस समय? सर यहाँ बोलना उचित नहीं रहेगा ये चीज़ कि किसी का नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हाँ, लोगों की मेंटालिटी पता चलती थी कि हाँ, कि एक छोटी सी डिग्री करके क्या ही करेगा आज के समय में, थोड़ा ये टेक्निकल ज़माना है। तो था, मैं सुना भी, बर्दाश्त भी किया और आगे भी बढ़ा सर उस चीज़ को लेकर। आपके मन में कभी ऐसा नहीं लगा कि जो लोग कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? सर कुछ फेलियर्स मिलने के बाद मन में थोड़ा बहुत होता था, लेकिन ऐसा अंदर से कभी फील नहीं हुआ ये चीज़ छोटी है, क्योंकि ये डिसीजन मेरा था और थोड़ा रिस्क लिया था मैंने अपने टाइम पे कि इस चीज़ का चुनाव करके। लेकिन मुझे इसमें ये नहीं था कि कहीं मुझे कुछ मैं कर नहीं पाऊँगा। एक अंदर विश्वास था। डिग्री से आप किसी के कैरेक्टर को, किसी के भविष्य को आप नहीं जस्टिफाई कर सकते हैं। साथ ही कुछ मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे जिनका मुझे साथ मिला, जो शुरू से मेरे साथ भी थे, उन लोगों ने सपोर्ट किया। वो सारे अच्छे-अच्छे पोस्ट पे आज भी कार्यरत हैं। जैसे मेरे दोस्त हैं प्रतीक, अभिषेक, ये लोग काफ़ी साथ दिए हैं। अमित श्रीवास्तव हो गए, सौरभ, अंकित और ऑफ कोर्स अंजनी मिश्रा। और साथ ही कुछ कॉलेज में मेरे ऐसे फ्रेंड बने, जतिन हो गया, अरुण, कृष्णा, ये सब काफ़ी सपोर्टिव थे कि हाँ, तैयारी करते थे तो सब सपोर्ट भी करते थे कि हाँ, तुम कर सकते हो। इन दोस्तों के साथ जो आज अच्छे-अच्छे कंपनियों में काम करते हैं, कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ मुझे कि हाँ, मतलब तुम मतलब इतना छोटी डिग्री लेके क्या करोगे। हर तरह से मुझे मोटिवेशन मिला, नहीं तुम तो कर सकते हो ये, और मैंने किया भी सर। आप एक बात नोटिस किए होंगे कि जो गांव देहात के मम्मी पापा होते हैं वो अक्सर ये मान के चलते हैं कि जो हमारा लड़का है, जो उसका खुद का पर्सनल डिसीजन है, वो कभी सही नहीं होगा। तो क्या आपके मम्मी पापा भी इस तरह के कुछ प्रश्न उठाए क्या आपके डिसीजन पे? जी, मेरी मम्मी खुद सरकारी स्कूल में आज प्रिंसिपल हैं, तो उनका ये था कि नहीं, कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने भी अपने टाइम पे बीए किया था और आज वो प्रिंसिपल भी हैं। पापा का सपोर्ट हमेशा रहा है कि नहीं, हम बस पैसा लगा सकते हैं, डिसीजन तुम्हारा हो सकता है। हाँ, उस डिसीजन लेते टाइम हम लोग छोटे थे, 12th पास करने के बाद मतलब इतनी समझदारी नहीं होती है, लेकिन हाँ, उस समय एक जिद तो थी कि हाँ, मतलब कुछ भी करेंगे, कर तो लेना ही है। तो सर हाँ, पेरेंट्स का भी थोड़ा था कि क्यों, मतलब बीए ही क्यों करना है। तो मेरा समझाना थोड़ा काम आया, वो समझे भी और मुझे सपोर्ट मिला घर से सर।
आप उन पेरेंट्स के लिए कोई सूचना देना चाहेंगे जो पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने हिसाब से चाहते हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ उस तरीके से वो काम करे? जी सर, उन पेरेंट्स को मैं बोलना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि 2-4 फील्ड ही हैं जिसमें आगे बढ़ें वो। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे सिस्टर्स स्नेहा दीदी और अंकिता दीदी ने बहुत सपोर्ट किया। वो दोनों दिल्ली में जब जॉब करती थी तब मैं पढ़ता था। उन लोगों से हर तरह से सपोर्ट मिला कि नहीं तुम बस पढ़ो, छोटी डिग्री है तो क्या हुआ, तुम्हें डेली कॉलेज आना है और डेली कोचिंग करनी है, ये सब करना है। और उन लोगों के सपोर्ट की बदौलत सर मैं आज यहाँ पे हूँ। तो गार्जियन समझें, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। बच्चे अगर बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत वो भेज सकते हैं, असुविधाएं हर जगह हैं। मैं गोरखपुर में रह के ये सब तैयारी किया हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ के लिए आज दिल्ली में जाएं। सारी सुविधाएं आज मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, अगर आप एक सिंपल मोबाइल फ़ोन भी आपके पास है तो आप तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं सर। नोट्स गोरखपुर में बच्चों की ये शिकायत होती है, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो वनडे एग्ज़ाम्स वगैरह की तैयारी करते हैं उनकी एक शिकायत है कि यहाँ पे नोट्स नहीं मिलते अच्छे। आपने कैसे अरेंज किया? ऐसा नहीं है कि गोरखपुर में नोट्स नहीं मिलते हैं या फिर गोरखपुर में किसी चीज़ की कमी है। अगर आप गोरखपुर में रह के तैयारी करते हैं तो आपको हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल हो सकता है। अगर आपको लगता है कोई नोट्स आपको दिल्ली ही मिलेगा तो आप उसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं या फिर आप कभी जा के ले ही आएँ। तो ऐसा नहीं है, आप गोरखपुर के बक्सीपुर में आप चले जाएँ, वहाँ हर चीज़ मिल सकता है। डीडीयू यूनिवर्सिटी के आसपास आपको हर वनडे एग्ज़ाम्स की सारे कोचिंग के नोट्स मिल सकते हैं और बेहतरीन नोट्स मिल सकते हैं गोरखपुर में भी सर। गोरखपुर के बच्चों को आप कोई संदेश देंगे? जी, मेरा लगभग अभी तक का 90% जीवन गोरखपुर में रहा है, ख़ास लगाव तो है ही। गोरखपुर के बच्चों के लिए ये है कि हाँ, यहाँ के बच्चे भी इसी तरह से आगे बढ़ सकते हैं, बस वो अपने ऊपर विश्वास रखें। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ बाहर जाके मिलेगा। मैं दिल्ली भी गया, हर जगह गया, अपने पढ़ाई के लिए बहुत जगह गया, लेकिन हाँ, लास्ट में गोरखपुर में ही आके पढ़ा और गोरखपुर से सर ही मुझे सफलता मिली है सर।